वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ माजी को भुलाकर आएं, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो माजी को भुलाकर बात करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बिस्मिल्लाह करें। इससे कबल शहबाज शरीफ ने निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, हमें मुल्क के लिए जाती अना को खत्म करना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बचती है, किसी एक इदारे या फर्द का कसूर नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर माजी में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुमकिन हैं और क्या इससे नून लीग के लिए क्या कोई मुस्बत नतीजा निकल सकता है? मेहमानों का तब से करवा देती हूँ। जुनैरा अजहर ने हमें ज्वाइन किया है, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ अगर बात करना चाहें तो हुकूमत के दरवाजे खुले हैं, ये शेख रशीद कह रहे हैं, तो क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आपके नजदीक मुमकिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात करना और बातचीत अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को रिजॉल्व करना या मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलना, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो जब भी कभी ये बात आई है सामने, किसी ने भी तजवीज़ की है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बाहम बातचीत करके मामलात को, पीटीआई हमेशा ये कहती है कि ये बातचीत करना नहीं है बल्कि ये एनआरओ मांगते हैं। अगर ये आप एनआरओ की बात ही करते रहेंगे तो फिर मुज़ाकरात तो कभी भी शुरू नहीं होंगे। होना ये चाहिए था कि मुज़ाकरात शुरू करते, बातचीत होती, कोई एजेंडा पता लगता, फिर कोई कौम के सामने बात आती कि आखिर एनआरओ मांगा जा रहा है, ये कोई और बात की जा रही है। मुझे याद है कि शुरू दिनों में ही जब ये हुकूमत आई थी तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि मिसाक के मईशत हम कर लेते हैं, और मैं समझता हूं कि वो इतना जबरदस्त तजवीज़ थी। उसकी वजह बुनियादी यही है कि ये मईशत किसी एक से ठीक होने वाली नहीं है। अगर आज कोई बड़े उसके सख्त इस पे इक़दाम उठाए भी जाएं तो शायद 2-3 हुकूमतों को आगे काम करना पड़े कि आप जाके कर्जों से जान छुड़ा सके या किसी हद तक कर्जों से जान छूटे। तो असल चीज यही है जो मकसदियत कहने को हर दफा कह दिया जाता है, दरवाजे खुले हैं, ऑपोजिशन भी कह देती है कि जी हम तैयार हैं, लेकिन बाद में ये चीजें फिजल आउट हो जाती हैं क्योंकि अपने अपने मकासद जो है वो आड़े आते हैं। तो ये बड़ा कहने को बहुत अच्छा है, और अगर वो ये चीज बातचीत ये शुरू करे तो मैं समझता हूँ कि कम से कम तलखी तो कम हो सकती है। अगर आपके लेट से करप्शन के मुकदमात है तो मुकदमात चलते रहें। मुकदमात का चलना जो है वो जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। यहाँ ये होता है कि वो बिलाखिर जब आप एक दूसरे के ऊपर तंज़ें और आवाजें कसते हैं तो वो एक जाती दुश्मनी बन जाती है, जिससे हुआ ये है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान होनी चाहिए थी वो खत्म हो चुकी है। नतीजा ये कि इसके नतीजे में आपकी पार्लियामेंट भी जो है वो फाल नहीं रही। तो बड़ा अच्छा है, अगर हो तो कम से कम मुल्क के लिए शायद कोई बेहतरी निकल आए। ठीक हो गया। जुनैरा, आप क्या कहेंगी? लगता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है? मुश्किल है, प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ जो बातें शहबाज शरीफ करते हैं वो उनकी ज़ात तक अगर रखी जाएं तो बहुत अच्छी हैं, और अगर सिर्फ बात शहबाज शरीफ की होती तो शायद बैठ के बात हो भी जाती। बट ही हैज़ अ बैगेज ऑफ नवाज़ शरीफ एंड मरियम नवाज़, और आपको पता है उनका कितना बयानिया जो है वो एंटी स्टेट है। और इमरान खान को अगर किसी की तरफ से नेक्स्ट इलेक्शंस में इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेट है तो वो शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि बाकी तो दोनों इलेक्शंस नहीं लड़ सकते अनलेस उनके ऊपर से कोई बारिंग हट जाए। इलेक्शंस तो अगर कोई लड़ सकता है तो वो शहबाज शरीफ हैं या हमज़ा हैं, तो वो क्यों बैठेंगे उनके साथ एक सीट पे, जितना मैं इमरान खान को जानती हूँ। दूसरा, मेरा ख्याल है जो कहते हैं ना दरवाजे खुले में, ये बंद दरवाज़ों के पीछे बातें कुछ और होती हैं और कोई दरवाजे खुले नहीं होते, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। इस कदर पावर पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल चल रही है बिहाइंड द कर्टन जिसकी कोई हद नहीं। पर्सनल वेंडेटाज इतने इन्वॉल्व हैं जिसकी कोई हद नहीं। FIA किसके कहने पे चलती है, इन्वेस्टिगेशंस किसके कहने पे रुकती हैं, वो सब हम सब देख रहे हैं। तो करप्शन का मंत्रा अपनी जगह, जैसे जनरल अमजद कह रहे हैं, ज़रूर चलने दें उसको, आप केसेस भी चलने दें,
बट प्लीज़ वाकई बात करनी पड़ेगी। अगर आप तालिबान के लिए ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए हमें ज़रूरत है एक टेबल पे बैठने की। लेकिन मुझे नज़र नहीं आता, नोइंग इमरान खान और वो सिंगल हैंडेडली खुद डिसीजंस लेते हैं, मुशावरत में बिलीव नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब क्या कहेंगे? एक तो PMLN में काफ़ी ज़्यादा बातें गर्दिश कर रही हैं कि फूट पड़ चुकी हुई है, और ऐसे वक्त में शेख साहब की जो ये ऑफ़र है शहबाज शरीफ साहब को कि मुज़ाकरात के रास्ते जो हैं वो खुले हैं, क्या कहेंगे आप? और आपको लगता है कि PTI और PMLN एक टेबल पर आ सकती है, इकट्ठी हो सकती है, बात कर सकती है? देखिए, PTI के पास क्या है? PTI पावर टॉक्स टू पावर। PTI के पास तो कोई पावर नहीं है इस हाइब्रिड निज़ाम में। सब जानते हैं ताकत का मरकज़ क्या है, और अगर मुस्लिम लीग नून में कोई मुफाहमत की बात करता है तो वो इमरान खान से मुफाहमत की बात तो नहीं कर रहा, वो तो ताकत के मरकज़ के साथ मुफाहमत की बात कर रहा है, उनसे महाजराई ख़त्म करने की बात कर रहा है। कोई भी इमरान खान के साथ मुफाहमत या महाजराई ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। और ये शेख रशीद ने पहली दफ़ा नहीं कहा, इससे पहले चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया था कि जी प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर बात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो बार बार पैगाम आ रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं। सूरत हाल ये है कि अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो नायरा कह रही थी नोइंग इमरान खान यू टर्न्स है। नोइंग इमरान खान ये थोड़ी है कि वो अपनी किसी बात पर कायम रहती हैं। तो जैसे उन्होंने पहले 2-2.5 साल रखा कि वो अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, अब पिछले चंद माह से वो मुसलसल अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हर किस्म की इस वक्त जो है इक्वेशन बनाने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़रा की टोन चेंज हो गई। बजट की तकरीर में शौकत तरीन साहब ने कहा कि हम मिसाक मईशत करने के लिए तैयार हैं। अब फिर फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन पर बात करने के लिए तैयार हैं। फिर कहा इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि और किसी चीज़ पर ई मशीनों पे तैयार हैं। तो गवर्नमेंट तो रोज़ बातचीत का पैगाम देती है, लेकिन गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है अपोजिशन की नज़र में। अपोजिशन समझती है ताकत का मरकज़ कहीं और है, फैसले कहीं और होने हैं, लिहाजा पहले हुकूमत से बात करें, फिर हुकूमत उनसे बात करे, फिर हुकूमत वापस आए, फिर अपोजिशन से बात करे। तो इतना लंबा पैंडा काटने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट वहाँ बात की जाए जहाँ ताकत का मरकज़ है और जहाँ से फैसले होने हैं, जहाँ मुफाहमत की ज़रूरत है या जहाँ मुज़ाहमत हो रही है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत तो पिछले कुछ माह से मुसलसल दावत दे रही है और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है, हर तरह करने की कोशिश कर रही है, ऑन द स्क्रीन भी कर रही है और ऑफ द स्क्रीन भी कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने अपने आप को पॉलिटिकली इतना एक्सपोज किया है कि इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी पाकिस्तान का जो सिविल डेमोक्रेटिक फेस है वो बहुत मुतासर हुआ है। आलमी सतह पर भी ऐसे तबसरे और ऐसे तजिए सामने आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सिविल हुकूमत के पास कुछ नहीं है, ताकत का मरकज़ कहीं और है। और डोमेस्टिक सतह पर भी पाकिस्तान के अंदर भी ये राय बहुत मजबूत है कि सिविल हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है, फैसले कहीं और हो रहे हैं। इसलिए एक बेख्तियार वज़ीर आज़म के साथ कौन बात करेगा? कहते हैं जी, जनरल साहब ने कहा जी, वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। भाई नवाज शरीफ लंदन बैठा है, इससे बड़ा NRO इस हुकूमत में कोई हो सकता था? इससे बड़ा NRO कोई हो सकता था कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो हमें धोखा देकर चला गया है। इसका मतलब है फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास उस वक़्त भी नहीं था। तो इसलिए जब ये बावर हो जाए कि आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास इख्तियार नहीं है, तो आपसे कोई बात नहीं करता। बात उसी से होती है जिसके पास इख्तियार या जिसके पास ताकत हो। अगर इमरान खान अपोजिशन से बात करना चाहते हैं तो उन्हें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास ताकत और इख्तियार दोनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर रोज़मर्रा ये साबित हो कि ताकत और इख्तियार का मरकज़ कहीं और है, तो फिर बात वहीं होगी जहाँ ताकत और इख्तियार का मरकज़ है। ठीक है। अतर काज़मी साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि जो अगर शहबाज शरीफ साहब या अपोजिशन ये समझती है कि वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं, तो दूसरे दर के ऊपर तो वो 3 साल से हाजिरी दे रहे हैं। इतनी हाजिरियां दी थी कि उन लोगों ने तंग आके कहा खुदा के लिए अब दोबारा यहाँ पे ना आना। तो अब मसला यहाँ पे जो असल में बेख्तियार है ना, वो है शहबाज शरीफ साहब।
होता ये रहा है कि ये दोनों सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इनका सियासी कल्चर ये है कि एक आपका लीडर हो, एक आपका वर्कर हो जो वहां पे 50 साल से मेहनत कर रहा हो, उसकी उम्र 70 साल हो, तो इन दो खानदानों का जो 7 साल का बच्चा भी होता है ना, वो उससे बड़ा लीडर होता है, वो उससे ज्यादा दानिश्वर होता है, उसकी चलती है। पहली ये बातें होती थी पार्टी के अंदर, अब ये खानदान के अंदर भी आ गई है। अब शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, उनके किए हुए प्रोजेक्ट्स दिखा के नवाज शरीफ साहब वोट मांगते रहे, लेकिन मरियम अब उनसे ज्यादा मोतबर है। शहबाज शरीफ साहब को कोई पूछता नहीं है। हल्के की सियासत जितनी मर्जी हमजा कर लें, उनको कोई पूछता नहीं है। मरियम जो है उनकी चलती है। असल प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ साहब के पास पावर है क्या, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर किसी और बंदे के पास क्या पावर है। ये जो दो खानदान है, इनके बच्चे अगर जुनैद सफदर कोई फैसला कर लेंगे तो वो शहबाज शरीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। इनकी जो सियासी सोच है ना, वो असल में प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि भुट्टो साहब के हवाले से हमें बताया जाता है कि जैसे वो कोई यूनान के जमहूरी देवता थे, पता नहीं वो क्या चीज थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने मुखालफत में किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देते थे। ये नौजवानों को पता होना चाहिए, जो जमहूरियत के लेसन हमें देते हैं बुजुर्ग बैठ के। भुट्टो अपनी मुखालफत में किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देते थे। मौलाना अब्बासी साहब को उन्होंने लाड़काना में कागजात नामजदगी जमा करवाने दी अपने खिलाफ। तो ये उनके वारिस हैं दोनों जमातों में। तो इन लोगों से ये उम्मीद रखना कि ये कोई जमहूरी सोच लेके आगे चलेंगे, ये बार बार भाग के जाते हैं। इनको यही पता है कि जिस तरह भुट्टो ने ताकत के मरकज से डील करके इक्तदार संभाला, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ताकत के मरकज से डील करके इक्तदार में आए, तो अब भी यही समझते हैं कि ताकत का मरकज ही हमें कोई हमारी दाद रस्सी करेगा, हमें इक्तदार दिलवाएगा। लेकिन वो दिन गुजर गए, अब वो नहीं होगा। अब जो हुकूमत है वही फैसले करेगी। मेरे ख्याल में अपोजिशन के पल्ले में इसको कुछ है नहीं है। उनसे बात करने की जरूरत क्या है? उनकी ना इतनी जमहूरी सोच है, ना इतनी अकल है, ना फहम है कि उससे कोई वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएंगे मुज़ाकरात करके। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को इनसे वैसे भी बात करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा करने की करनी है तो बताते थे, लेकिन उनका दो ही मसले, करप्शन के मुकदमा और उनके लिए कोई सी किस्म की जो है ना, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नाजिर साहब, जैसा कि अतर काज़मी साहब ने कहा कि ऑपोजिशन का मसला सियासी सोच का है, और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये दोनों मिल बैठेंगे, बात हो सकेगी, मुज़ाकरात की कोई रास्ता निकल आएंगे? भाई निकलना तो चाहिए। मतलब सिस्टम को अगर चलना है तो मैं ये समझता हूँ कि बातचीत की अगर हुकूमत दावत देती है तो अपोजिशन को दावत कबूल करके बातचीत करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक जिसको कहा जाता है ना कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट या कंडुसिव एनवायरनमेंट, एक एतमाद की फ़िज़ा एक बहाल होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पिछले 3 साल में जब से PTI की हुकूमत आई है, इन्होंने, और ज़ाहिर है इनका एजेंडा भी यही था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इस पे ये फ़ख्र करते रहे हैं, इन्हीं वादों पर ये आए थे और उसी एजेंडे को लेकर आगे चले। और वो एजेंडा ये था, इन्होंने करप्शन का इन्होंने एजेंडा दिया था और उस पर उन्होंने अपने तोपों को दहाने सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ उन्होंने खोले रखे। अच्छा, ये वो हरकतें थीं जो कि ये ख़ुद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है 1990 के अशरे में करती रही हैं। उस वक्त भी यही हुआ कि अगर नवाज शरीफ जब बेनज़ीर पहली हुकूमत में थी तो नवाज शरीफ ने उनके ख़िलाफ़ पूरा तोपों के दहाने खोले, फिर जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो बेनज़ीर ने यही किया, और ये पूरा 90 का अशरा कोई 10-12 साल का हम देखते हैं कि जिसमें इन दोनों जमातों ने ये किया। लेकिन अब इस सदी में आके उन दोनों जमातों ने कुछ सीख लिया था। यानी वो हम जब पिछले 5-5 साल की हुकूमतें देखते हैं उसमें इन्होंने आपस में वो रवैया नहीं अपनाया और वाकई में जमहूरियत जड़ें पकड़ने लगी थी। जमहूरी रिवायात जो है मेरे ख्याल में बेहतर हो रही थी। 18वीं तरमीम आई थी, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ उस तरह से गंद नहीं उछाला था जो 90 के अशरे में उछालते थे। और वही जो अभी ताकत के मरकज़ की बात की गई थोड़ी देर पहले, तो लेकिन वो चीज़ जो थी वो हज़म नहीं हो रही थी। हज़म इसलिए नहीं हो रही थी कि जहाँ भी अगर जमहूरियत का सेटअप मुस्तहकम होगा तो असल ताकत के मरकज़ को ख़तरा हो जाता है। उस ख़तरे को पाटने के लिए ज़रूरी है कि दोबारा से जो है वो कहा जाता है ना कि अगर जमहूरियत का पौधा लगा हुआ है तो आप बार बार उसको उखाड़ के देखेंगे भाई ये जड़ पकड़ गया या नहीं पकड़ गया, पकड़ा या तो वो कभी भी नहीं पकड़ेगा। तो वही उसी एजेंडे पे ये PTI को इख्तियार में लाया गया और ये वही काम 3 साल से कर रहे हैं और आगे भी यही होने जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या एतमाद साजी का काम करेगी। इन दोनों बयानियों में बड़ा फ़र्क है, नवाज शरीफ के बयानिए में और
शहबाज शरीफ के बयानिए में। शहबाज शरीफ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे हो सकते हैं, टेक्नीशियन हैं, लेकिन वो एक मैनेजर नहीं है जो कि पॉलिसीज़ को मैनेज कर सकें, जो कि नवाज शरीफ थे, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। वो एक इंजीनियर के तौर पे बड़ी पिक्चर देखने के काबिल नहीं है शहबाज शरीफ बज़ाहिर इस वक्त, और ज़रूरी था कि चीज़ों को बड़े पिक्चर में देखा जाता। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि गलतियों से सीखने का क्या मतलब है कि आप फिर वही डिक्टेशन लेने वाली सियासत पे जाएं जो कि नवाज शरीफ बार बार मना कर चुके हैं। तो उनको ये नहीं करना चाहिए। मुझे याद आ रही है एक बात मैं कोट करूं, बड़े सियासतदान होते थे गौस बख्श बिजिंजो साहब, उनसे एक दफ़ा मैंने पूछा, ये उनकी वफ़ात से 1 साल पहले की बात है, 1988 की, मैं एक तालिब इल्म होता था, उनसे मैंने पूछा कि बाबा आपको तो पता है कि आप इक़्तिदार में नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, लेकिन फिर क्यों आप सियासत करते हैं, पार्टियां क्यों बनाते हैं? उन्होंने कहा बेशक मैं सियासत में ना हूँ, लेकिन मेरा मकसद हुकूमत में ना हूँ, लेकिन मेरा मकसद हुकूमत में आना नहीं है। अगर हुकूमत में आना होता मैं आ गया होता। मेरा मकसद है कि अवाम में सियासी शऊर बेदार हो। तो असल बात यह है कि इस वक्त भी अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि किसी भी तरह से इक़्तिदार में आ जाओ, ये सियासत ठीक नहीं है। नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम का बयानिया मैं समझता हूँ ठीक है, उसको एंटी स्टेट करार देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अगर गलत काम करता है तो उस पर सवाल उठाने चाहिए। जो भी ये कहता है, अगर आप किसी फ़र्द के बारे में सवाल उठाएं, किसी इदारे के बारे में सवाल उठाएं और कहा जाए कि ये एंटी स्टेट है, ये एक पीछे छुपने वाली बात है, ख़ुद को एहतसाब से बचाने वाली बात है, जिसका पाकिस्तान ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। इस रविश को अब तब्दील होना चाहिए। ठीक है, यानी मुज़ाकरात होने तो चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात होने की राह हमवार होती नजर नहीं आती। कमोबेश सभी एनालिस्ट का मानना यह है कि मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे हैं। सेगमेंट को क्लोज करते हैं, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ताहाल मुशावरती अमल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने नौमुंतखब अरकान असम्बली से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। पार्टी रहनुमाओं से भी इस हवाले से बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक वो हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सके हैं कि कौन सी अहम जिम्मेदारी किस शख्स को सौंपनी है। 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल की थी, जिसके बाद अहम ओहदों के लिए शख्सियात का इंतखाब तहरीक इंसाफ ने करना था। हमारा आज का दूसरा यह है कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का ताहाल फैसला नहीं हो सका। आखिर ताख़ीर की वजह क्या है? ज़ुनैरा आप क्या कहेंगी? ये तो वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। मैंने सुना है कि उन्होंने 15-15 मिनट के इंटरव्यूज़ भी किए हैं सारे कैंडिडेट्स के, और अगर हमारे यहाँ ये रवायत होती कि मेरिट पे इंटरव्यूज़ करके सिलेक्शन होती है तो फिर तो क्या ही बात थी। लेकिन जो अंदर की ख़बर है वो ये है कि जो बैरिस्टर सुल्तान हैं उनकी लॉबिंग काफ़ी मजबूत है। 9th टाइम, मतलब वेटरन कहना चाहिए उनको इस इलेक्टोरल सेटअप में, और उनकी बड़ी जड़ें मजबूत हैं। मेरे ख्याल है कश्मीर के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको लोकल्स के करीब लगे उसी को होना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक पूरी टीम बैठी है, रिव्यू बोर्ड बैठा है, सबके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और एंड में ये भी है कि जनाब फैसला, हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे तो कर दें, या आप सरदार और चौधरी की जंग में फंसे हुए हैं कि एक और सरदार चाहिए आपको, क्योंकि कहीं और पे एक सरदार साहब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ताबेदारी दिखाई है। तो मुझे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं नज़र आ रहा इस देर का। लेट्स सी कि कौन से डायनामिक्स है जिनकी बेस पे वो किसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आप क्या समझते हैं, क्यों इतनी देर हो रही है? ये इमरान खान का स्टाइल है, ऐसी बात नहीं है। वो चीज़ों को इतनी जल्दी क्लियर नहीं करते। आप देख लें चीफ मिनिस्टर पंजाब के वक्त उन्होंने इसी तरह किया, फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली, जितनी नामजदगियाँ उन्होंने करनी थी अपनी वजारत उज़्मा के कैंडिडेचर के अलावा, उन सब को एम्बिग्यूटी में रखना और उन सब को एंड तक सबको भाम में रखना, ये इमरान खान का स्टाइल है, और वो इसी तरह अपनी टीम को लेकर चलते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। शायद इमरान खान के अपने ज़हन में तो नाम क्लियर होगा, और चूँकि लोग कहते हैं उस्मान बुज़दार का नाम काफ़ी दिन पहले ओके हो गया था, लेकिन वो एंड तक लोगों के इंटरव्यूज़ भी करते रहे, मिलते भी रहे, करते भी रहे, और इसी तरह महमूद ख़ान भी उनके ज़हन में बहुत पहले थे, लेकिन वो और लोगों को भी मिलते रहे और सब कुछ करते रहे। तो इसलिए हमारे सामने इसी तरह स्पीकर के लिए शाह महमूद का नाम भी था, सब थे, फिर लेकिन उनके ज़हन में असद कैसर था। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ये स्टाइल है कि वो एंड तक, अब देखें ना, जुनैरा कह रही हैं कि बैरिस्टर सुल्तान इज़ हॉट फेवरेट, लेकिन ख़बरें ये भी आई हैं कि जब बैरिस्टर सुल्तान उन्हें मिलने गए हैं तो उन्होंने उन्हें डांटा है कि आप मुझे फ़ोन क्यों करवा रहे हैं, सिफारिशें क्यों करवा रहे हैं, बैरून मुल्क से आपके लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो आप ये मत करें।
मुझ पर प्रेशर मत डलवाएं, और उन्हें एक किस्म की शटअप कॉल दी है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर उन्हें वज़ीर आज़म बनाना था तो इस तरह की शटअप कॉल देने की क्या ज़रूरत थी। तो लिहाजा बहुत सरदार तनवीर इलियास का नाम भी बहुत लिया जा रहा है, फिर ख्वाजा साहब का नाम भी बहुत लिया जा रहा है। तो जब इतने सारे घोड़े हों तो फिर कोई बुज़दार बीच में से निकल आता है। मेरा तजर्बा ये है, फिर कोई महमूद खान निकल आता है, फिर तरकई भी रह जाते हैं, खटक भी रह जाते हैं। तो कोई डार्क हॉर्स इमरान खान के ज़हन में होता है यूजुअली, जो बहुत जिसको सब देख के एंड पे हैरान रह जाते हैं। उम्मीद करें कि इस बार ऐसे ना हो, लेकिन जो इमरान खान का स्टाइल है उसमें तो ऐसे ही हमें नज़र आएगा। फिर वो कहेंगे मैं नया चेहरा लाया हूँ, फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था, देखें हम तब्दीली लेके आए हैं, हमने उन रवायती लोगों को नहीं दिया इक़्तिदार और नया आदमी आगे लेकर आए हैं, नया खून लेके आए हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है। सही। अख्तर काज़मी साहब क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, खान साहब कंफ्यूज्ड हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है ताखीर की? देखिए, बजट के सेशन के दौरान जब स्पीकर कौमी असेंबली ने खान साहब से कहा था कि आप किसी अलाउंसेस का ऐलान कर दें, तो खान साहब ने खड़े होकर वहां पे कहा था कि मैं कोई बादशाह सलामत नहीं हूं कि एकदम से ऐलान कर दूं। तो इमरान खान साहब कोई बादशाह सलामत नहीं है, एक सियासी पार्टी है, एक सियासी अमल है, और जमहूरियत में ऐसे ही होता है, मुशावरत होती है, मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उसके बाद कैंडिडेट सामने आता है। हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारी नजर में जमहूरियत, जिस तरह मैंने पहले भी कहा ना कि वो दो खानदान है, उनकी मर्जी है, वो जिस मर्जी को अपॉइंट कर दें, यहाँ छोटा भाई, वहाँ कजन, वहाँ खाला का बेटा। तो यहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम ये है पीटीआई के अंदर कि यहाँ पे मुशावरत होती है, चीजों को परखा जाता है, उसके बाद जो क़यादत है वो फैसला करती है। तो इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, जो वो मुनासिब समझेंगे उस कैंडिडेट को वो सामने ले आएंगे। लेकिन मैं मुजम्मिल साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि लोग आगे पीछे दूसरे नामों के बारे में सोचते रहते हैं और बीच में से कोई तीसरा ऐसा कैंडिडेट सामने आ जाता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे भी सरदार तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर साहब का जिक्र बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन उनकी आपस में भी कोई इतने रवाबत अच्छे नहीं है मेरे ख्याल। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि इस तरह के पैगामात भी भेजे कि अगर मुझे नहीं बनाना तो फिर दूसरे को भी मत बनाना। इस किस्म की सूरत हाल भी है। तो अब देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आता है, पर हमारी ख्वाहिश यही है कि जो भी आए खित्ते की अवाम के लिए, खुसूसन कश्मीरी अवाम के लिए काम करे, और वो वहाँ पे जो सूरत हाल है, जिस किस्म की हालत पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, जिस किस्म की गैर संजीदा हुकूमत थी, उनके वज़ीर आज़म टीवी पे आके, मीडिया पे आके जिस किस्म की बातें करते थे वो दुनिया ने देखा। उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म ना है जो साथियों को भी जाहिल कहे, जो कश्मीरी कौम को भी गुलाम कहे, इस किस्म की सूरत हाल ना हो। कोई ऐसा बंदा है जो कश्मीरियों के लिए काम। ठीक हो गया। डॉक्टर नाज़िम महमूद साहब, आपके ख्याल में ताख़ीर का सबब क्या है? ताख़ीर का सबब गैर जमहूरी रवैया है, और वो सिर्फ पीटीआई का नहीं है, तमाम जमातों का है। अब जब ये इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है 22 साल पहले जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था गैर आइनी तौर पर, एक आइनी हुकूमत को बरतरफ करके, तो उस वक्त उन्होंने फिर इंटरव्यू शुरू कर दिए थे, और इंटरव्यू करके एक एक जो है वो पेश होते थे उनके सामने। उमर असगर खान साहब पेश हुए थे, जुबैदा जलाल पेश हुई थी इंटरव्यू के लिए, अतिया इनायतुल्लाह पेश हुई थी, और जो बाकी जिनको इनको वज़ीर रखना था वो हालांकि खुद वो गैर कानूनी तौर पे आए थे, लेकिन वो इंटरव्यू ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि वो एक मुंतखब हैं। लेकिन ये रवैया तमाम सियासी जमातों में, देखिए पीपल्स पार्टी हो, क्यों बिलावल फैसला करें कि मुराद अली शाह को सिंध का गवर्नर सिंध का वज़ीर आला बनना है, क्यों नवाज शरीफ फैसला करें कि शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बनना है। देखिए जमहूरियत का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की एक तंजीम हो, वो तंजीम फैसला करे। अगर सूबाई सतह पर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो ये प्रेरोगेटिव या हक जो है ये प्राइम मिनिस्टर का नहीं होना चाहिए कि वो बतलाए कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा, या बिलावल बताएं कि सिंध का वज़ीर आला कौन बनेगा। भाई क्यों बताएं, बिलावल कौन होते हैं? ये सिंध की पीपल्स पार्टी या पंजाब की पीटीआई या केपी की जो भी जमात है, उसका हक है कि वो जमात अपने जो लीडर है उसको वो वज़ीर आला नामजद करे और पार्लियामेंट में अक्सरियत से उसको वोट बनाया जाए, और प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, चाहे वो बिलावल हो, मरियम हो या इमरान खान हो, इनको एक बैक सीट लेनी चाहिए। जमहूरी रवैया यह है कि वो अगर कश्मीर का फैसला होना है तो कश्मीर की जो पीटीआई है, जिस तरह से भी वो जीत कर आई है वो जीत कर आ चुकी है। अब जो पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वहां पर जो मुंतखब पीटीआई के अरकान असेंबली हैं वो फैसला करें कि जी ये हमारा महबूब लीडर है आज़ाद कश्मीर का, हम इसको चाहते हैं कि बनाया जाए। अगर ये रवैया अपनाया जाएगा तब मैं कहूंगा कि हाँ जी जमहूरी रवैया है पीटीआई का। अगर इमरान खान को ही फैसला करना है, दौड़ ये लगी हुई है कि मुझे बना दिया, देख लेना। तो मतलब ये कि इमरान खान क्यों फैसला करें,
ये फैसला करना आज़ाद कश्मीर की पीटीआई का काम है कि वो अपना लीडर मुंतखब करें और इमरान खान को बताएं कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे अगले वजीर आला होंगे। और ये तासीर की वजह यही है कि इमरान खान ने भी दूसरी जमातों की तरह वही आमिराना रवैया अपनाए हुए हैं, खुद फैसला करेंगे। और क्योंकि जैसे अब अभी अतहर काज़मी साहब ने कहा कि जी बिलावल वगैरह जो है ये भुट्टो साहब के जानशीन हैं, तो फिर ये इमरान खान भी जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक के जानशीन हैं और वो भी वही रवैया अपना रहे हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे, आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आज़म का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका, डिसीजन नहीं हुआ, क्यों लेट हो रहा है ये डिसीजन आपके ख्याल में? इसमें अगर लेट है और कुछ सोच विचार हो रही है तो ना आसमान गिरा है और ना ही कोई तूफान उठ गया है। हाँ, अगर छोटा भाई होता तो 30 मिनट में फैसला हो सकता था कि इसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगा दें या कहीं और लगा दें, वो 25-30 मिनट में फैसला हो जाता है। जहां आपको 5-6 कैंडिडेट हर तरफ से अटैक कर रहे हो तो फिर आपने ना सिर्फ चुनना है बल्कि पार्टी में देखना भी है, बाकियों से पूछना भी है कि इसकी स्टैंडिंग आपके अंदर क्या है। ना कि एक आदमी वहां पे खड़ा हो जाए ये सोच के कि मैं बन जाऊंगा और वहां पे एक ही पार्टी से 3-4 लोग खड़े हो जाएं और बाद में पार्टी जो वो उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कोई ना ले सके, वोट ही तकसीम हो जाए। तो उससे बेहतर है कि आप पार्टी की नब्ज देख के तो एक आदमी तो नॉमिनेट करें। और वहां पे सियासत थोड़ी सी गंदी है, प्रेशर्स बड़े हैं, सिफारिशें भी लोग करा रहे हैं और उसके साथ साथ कोई पैसे वाला है तो वो भाग दौड़ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोसेस है जो कि जमहूरी प्रोसेस को रीइंफोर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका नतीजा अच्छा होगा। इससे कबाहत नहीं निकलेगी, इससे फसाद नहीं निकलेगा, इसमें पार्लियामेंट में यूनैनिमिटी आएगी उनकी अपनी पार्टी में और एक फैसला जो होगा उसको सारे तस्लीम करेंगे और उसको फिर सपोर्ट करेंगे। ना कि एक ही पार्टी से 2 या 3 खड़े हो जाएं वहां पे और वोट उनके भी तकसीम हो जाए और फिर उनको समझ न लगे कि करना क्या है। मेरा ख्याल है ये सूझबूझ से काम किया जा रहा है, ऐसे नहीं है कि हवा में बातें हो। ठीक, मुजम्मिल साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में कमेंट अब जनरल साहब ने जो कहा है इसका मतलब है कि पीटीआई के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं और वो ये समझते हैं कि मुकामी जो लोग जीत कर आए हैं वो अपने अंदर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोई सलाहियत नहीं रखते हैं और ऊपर से जो फ़ैसला इम्पोज किया जाए वही बेहतरीन तरीका है जमहूरियत का। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि जी फ़र्द वाहिद ऊपर से एक फ़ैसला इम्पोज करे। अगर वो फैसला अपने भाई के लिए करे तो नाजायज़ है, सरदार तनवीर इलियास के लिए करे, उस्मान बुज़दार के लिए करे तो जायज़ है। मैं समझता हूँ कि फ़र्द वाहिद के हाथ में इख्तियारात जमहूरियत की बुनियादी रूह की कमी है और मैं समझता हूँ कि हमें इस चाहे ये बात मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे पीटीआई में हो, सियासी जमातों को हम कोई डिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं बना सकते। क्या उसमें जो आमिर का फैसला है, जो कमांडर इन चीफ है, उसका फैसला जो है वो हरफ़े आखिर है और जो नहीं मानेगा उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ये नहीं है, ये सियासी जमातें हैं, इसमें इख्तलाफ ही इसका बुनियादी काम है, बुनियादी रूह ही इख्तलाफ है और बुनियादी रूह ही अक्सरियत की बात है। अगर अरकाइन की अक्सरियत को अपना लीडर चुनने का अख्तियार नहीं और फ़र्द वाहिद को अख्तियार है तो ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, चाहे माजी में होता रहा है चाहे आज हो रहा है। लेकिन कम से कम हमें ऑन स्क्रीन बैठ के इस तरह आमरीत को परवान नहीं चढ़ाना चाहिए और आमराना रवैयों को दफा नहीं करना चाहिए कि जी फ़र्द वाहिद को फैसला दें, नहीं तो नीचे तो कुत्तों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। जुनैरा, मैं जनरल साहब का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। जनरल साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। पहली बात यह है कि ये आपको कैसे पता है कि नीचे लेवल पे लोगों के साथ राब्ते नहीं हैं, उनसे नहीं चेक किया जा रहा कि आप किसको वोट देंगे। अल्टीमेटली उन्हीं से लेना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें जाके देना है। सो नेचुरली जो लीडरशिप है वो नीचे वालों से राब्ते में है और मुशावरत या जो इंटरव्यू वगैरह है वो उसके अलावा है। ये एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरी दो, हर पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल मिजाज है। दूसरी 2 पार्टियां हैं वो उनके अंदर सारे खानदान, 2 खानदानों के गुलाम भरती हैं, सियासतदान तो है ही नहीं उनमें। 2 पार्टियों का एक अपनी उनकी कंपनियां हैं, जैसे हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पीपल्स पार्टी और PMLN। तो उनके अंदर उनके मुलाजमीन मौजूद हैं, वो जो वो कहते हैं उनके ऊपर अपना बेटा बिठा दें, बेटी बिठा दें, लल्लू बिठा दें, पंजू बिठा दें, वो उसको सलाम करना शुरू कर देते हैं। और उनमें ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ 40-45 साल की, यानी उन लड़कों से बड़ी ज्यादा और की सियासत है, उनकी तजर्बा है। वो कुकू बन के यूं उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। एक एटमी कुव्वत वो चाहते हैं कि इन बच्चों के हवाले कर दी जाए।
अब ये फर्क है ना, आपने भी अगर अपने मुल्क का मफाद देखना है तो आपने देखना होगा कि खानदानों का मफाद हमने देखना है या मुल्क का देखना है। तो ये जो चीज है यहाँ पे कम से कम हमें कम नजर आ रही है। नॉट दैट कि मैं उसके फेवर में हूं, तो यही शायद इससे भी कोई बेहतर तरीका भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन बाहर सूरत वो पब्लिक में से किसी को लेके प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। वहां पे अपना भाई बहन होता तो कोई मसला ही नहीं था, वो तो रात को बना देता, सुबह उठ के वो ताज पहन लेता। तो यहाँ हमें सोचना है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, क्या इसका मुस्तकबिल महफूज रहेगा कि हम तो जिनके पास सवाए इल्जाम तराशियों के पल्ले है ही कुछ नहीं, उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये अवाम का फैसला अवाम करेंगे, लेकिन बाहर सूरत मैं अपनी राय दे रहा हूँ इस पे कि ये ऐसा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। ठीक है नाजिर साहब, जुनैरा का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जी जुनैरा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी या पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी उतनी दहाइयाँ ब्रिटेन की तरह नहीं गुजरी कि हम एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्रेडिशंस के ऊपर भी उतनी अकीदत से चलना शुरू कर दें जितना किसी भी और कंट्री से हम एक्सपेक्ट करते हैं। वी आर स्टिल इवॉल्विंग, हम अभी भी सीख रहे हैं पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स इम्प्लीमेंट करना, उसमें स्टेक होल्डर्स बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसी, हमारी कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। उसको सामने रखते हुए अगर एक नया मॉडल आपके सामने आया है जिसमें इमरान खान एक अपना मिजाज रखते हैं बकौल मुजम्मिल साहब के, और चले बेटा बेटी ना सही उसमें भी वो अपने फेवरेट्स ढूंढते हैं, तो कम से कम वन स्टेप एट ए टाइम वो टैबू तो टूटा कि सिर्फ डायनेस्टीज़ ही हो सकती हैं, सिर्फ ओलिगार्कीज़ ही हो सकती हैं। तो हमें स्पेस देनी चाहिए। दे आर हेयर फॉर 5 years, दे विल एक्सरसाइज देयर ओन पावर्स। आइडियलिज्म की कोई हद नहीं होती, बट ग्रे एरियाज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है नाजिर साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ, बस एक दो बातें मुख्तसरन मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं उनकी तमाम बातों को इसलिए जायज़ करार दे दूँ कि ये अब जमहूरियत है और ये इवॉल्व हो रही है। लेकिन ये और बड़ी अच्छी जुनैरा ने बात की कि इवॉल्व होने में इसको काफ़ी अरसा लगता है, लेकिन यही रियायत हम दूसरों को देने पे तैयार नहीं होते। ये बात मैं इससे पहले भी कई मरतबा कर चुका हूँ कि जमहूरियत को सीखना एक माशरे में ये दहाइयों का नहीं बल्कि सदियों का अमल होता है, और ये बिल्कुल इस पे जेब नहीं देता कि इस जमहूरियत के जमहूरी अमल को रोका जाए, इसलिए इसका चलना बहुत ज़रूरी था। और जो डायनेस्टी की बात है कि भाई वो डायनेस्टी वो थी, अभी इन्होंने भी कहा जनरल साहब ने भी कि जी ये पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसको बच्चों के हाथ में दे दिया, और चूँकि बड़े थे तो वो बेटे आ जाते हैं, ये आते हैं। देखिए ये बच्चे ये एटमी ताकत भी बनाया पाकिस्तान को जिसने है, उन नामों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इसमें जो किरदार है उसको नहीं भूलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के दौर में वो धमाके हुए, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो ये उन तमाम शख्सियात को नहीं भूलना चाहिए। याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में और भी लोगों का किरदार है। और जो डायनेस्टीज़ हैं वो डायनेस्टी सिर्फ बाप बेटी की नहीं होती हैं, ये ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की भी डायनेस्टीज़ होती हैं, जो डंडे वाली भी डायनेस्टी होती है। डंडे वाली डायनेस्टी का मतलब वो डंडे वाली रेस होती है ना, कि वो भाग रहे होते हैं, एक डंडा दूसरे को पकड़ा देते हैं, वो लेके फिर भागना शुरू कर देते हैं। तो वो डंडा जो एक से दूसरे को दिया जाता है वो भी डायनेस्टी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो डंडे वाली डायनेस्टी जो चली आ रही है ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन वाली, वो उसने पाकिस्तान में क्या किया। ठीक है जी जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एटमी कुव्वत पाकिस्तान कैसे बना है, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ कम से कम कुछ नहीं तो 16 साल। मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता कोई। और आखिरी फैसले तक मैं मौजूद था जब ये फैसला हुआ, जब डॉलर खाया गया और डॉलर का फैसला किया गया पब्लिक में बैठ के, उस वक्त भी मैं साथ था। ठीक हो गया। जो फैसिलिटी थी उसकी चाबी अभी मेरे पास होती। ठीक हो गया। अतर आप कोई कमेंट करेंगे वरना मुझे ब्रेक पर जाना है? जी, मैं इसमें यही कहूंगा कि देखिए, अब ये कहा जा रहा है जिस तरह पहले भी बात हुई कि हुकूमत उनके हवाले नहीं की जा सकती, तो अब अगर आप मरियम साहिबा की और बिलावल की बात करें तो इन लोगों ने जिंदगी में किया क्या? आप इनको शहबाज शरीफ से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इनको भुट्टो साहब से कंपेयर नहीं कर सकते। इन लोगों की कोई स्ट्रगल नहीं है मां सिवाय इसके कि वो उस खानदान के अंदर पैदा हो गए और ये लोग सामने आ गए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि 90s की जो चीजों से इन्होंने सीखा और जमहूरियत बेहतर हुई। हमने पिछली हुकूमत में भी देखा कि एतजाज अहसन साहब पार्लियामेंट में खड़े हुए, उन्होंने चौधरी निसार साहब की पप्पू पटवारी का जिक्र किया, चौधरी निसार साहब ने उनकी करप्शन गिनवाई और फिर दोनों ने कहा कि आप दोनों जी हम करप्ट हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगे, फिर कहा कि जमहूरियत की वजह से हम खामोश हो जाते हैं। तो ये कोई जमहूरियत इवॉल्व नहीं हो रही कि आप एक दूसरे की करप्शन के ऊपर चुप कर जाएं और एक दूसरे को करप्शन करने दें। तो ये वही सिस्टम चल रहा था जो 90s में चल रहा था, अभी भी चलता रहा। पहले अलग-अलग खाते थे, फिर अब इस तरह का माहौल पैदा हो गया कि जी मिल बांट के खाएं, जिस तरह है वो मिसाके जो जमहूरियत था। तो ये चीजें भी हमें अपने मद्देनजर रखनी चाहिए और
किसी से जाती दुश्मनी तो है नहीं है। हमारा मुल्क है, कोई भी उसको चलाए, अच्छे तरीके से चलाए, चाहे नून लीग चलाए, पीपल्स पार्टी चलाए, दोनों जमातों में काबिल और अहल लोग हैं। सिर्फ वही क्यों अहल हैं जो रियासत को गाली देते हैं, जो रियासत को गाली देने वालों से मिलते हैं, सिर्फ वही क्यों मोहतरम है? क्या नून लीग में और कोई नहीं है? क्या वहां पे ऐसे लोग नहीं है जो आगे आ सकें? मरियम ही क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि वो एक मखसूस इदारे से वो नफरत रखती हैं, मखसूस इदारे को वो टारगेट करती हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ये सोच है, इसके खिलाफ बात होती है। बाकी जमातों में तो दोनों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जी मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत यहाँ करप्शन की बात की गई है कि और ये है, तो फिर ये भी बता दिया जाए कि मेरा मतलब है कि FIA का DG एक दिन पहले बदल कर जो अगले दिन तरीन साहब की गिरफ्तारी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और चीनी आज भी 100 रुपये से ऊपर बिक रही है, वो कैसे हुआ था? मेरा मतलब है कि वो कहते हैं कि वो ATMs को जो यहाँ NRO रोज़ दिए जा रहे हैं उन पर तो बात करना ममनुआ है कि ATMs, आप भी कश्मीर में भी ATMs का जिक्र, बलूचिस्तान में भी ATM की टिकट, इधर चीनी में भी ATMs का जिक्र। तो इस जितना इस मुल्क को पिछले 3 साल में ATMs ने नुकसान पहुंचाया उतना किसी डायनेस्टी ने भी नहीं पहुंचाया होगा। ठीक हो गया। नाजिर साहब आप कमेंट कीजिएगा, इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अभी कहा गया कि जी ये इन्होंने सीखा क्या है, बिलावल ने क्या सीखा है, मरियम ने क्या सीखा है। इन्होंने ये सीखा है कि मुल्क जो है, मुल्क में फैसले किसको करने चाहिए। देखें, बुनियादी 4 मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। 2 आप कह लें, 2 खे और 2 दाल। खे से खारजा और ख़जाना, दाल से आपका दाखिला और दिफा। ये मेजर 4 पॉलिसीज़ होती हैं आपकी। इन लोगों ने ये सीखा है अपनी पार्टी से कि इन 4 पॉलिसीज़ को मुल्क में चलाएगा कौन। और असल लड़ाई पाकिस्तान में इसी चीज़ की है कि क्या जो अवाम के मुंतखब लीडर हैं, चाहे वो बेनज़ीर हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, क्या वो ये पॉलिसी एज प्राइम मिनिस्टर, क्या वो पॉलिसी मैनेजर हैं या नहीं है। यानी CM को तो आपने बना दिया चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, उस पर आप खुश हैं। यानी शहबाज शरीफ जो पानी निकलवाएं, ये करें, उस पर सब खुश हैं इसलिए कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसका ये काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काम है पॉलिसी मैनेज करना। और मैंने बताया ये 4 पॉलिसी मैनेज करना अहम है। इन जमातों ने ये सीखा है कि ये 4 पॉलिसीज हर हाल में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होनी चाहिए। जो भी इसमें मुदाखलत करेगा, जो भी इदारा हो, अब आप अगर उसके बारे में बात की जाए तो आप फौरन कहते हैं जी स्टेट के खिलाफ बात हो रही है। देखें, कोई एक इदारा स्टेट नहीं है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। एक इदारा दावा नहीं कर सकता कि मैं, कोई एक फर्द या एक इदारा दावा नहीं कर सकता। रियासत बहुत बड़ी चीज होती है, उसको यानी किसी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत को बीच में न लाया जाए। ठीक है। अतर मैं जनरल साहब को कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानेबाती हूं। छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं जनरल साहब का कमेंट लेके फिर आपकी जानेबाती हूं। जी जनरल साहब। देखिए 1 मिनट, ये आदमी 1 सेकंड। देखिए, नाज़िर साहब लगातार अदारों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। यहाँ ख्वाजा आसिफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, जियो के टेलीविजन पे उसके हामिद मीर के सामने बैठ के उन्होंने कहा कि मैं रहा हूं 1 साल वहां पे फॉरेन मिनिस्टर, कभी मुझे किसी मामले में किसी ने उसमें इंटरफियर नहीं किया। सब जो कुछ मैंने किया मेरी अपनी मर्जी से था। इसी तरह दस्तगीर डिफेंस मिनिस्टर रहा, उसको यहाँ से पूछा गया, उसने यहाँ पे आके कहा मैं चैलेंज करता हूँ। 1 सेकंड यार, जरा बात सुन लो ना। मुजम्मिल, 1 मिनट, आपकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपकी जाने भी आती हूं। मेरा चैलेंज है मुजम्मिल साहब, मेरा चैलेंज है कि मुझे PMLN कोई एक बात बता दे जो वो करना चाहते थे और उनको किसी ने रोका। मैंने 1000 दफा उनको ये चैलेंज दिया। मैंने टेलीविजन चैनल पे आके प्रोग्रामों में उनके लोग बैठे होते हैं, साथ उनको चैलेंज दिया। क्या गलत फहमियां आप फैलाते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप एक काम मुझे बताएं जो आप करना चाहते थे, आपको नहीं करने दिया, आप बताएं। नाज़िर साहब को बता दो, वो बता जी। ठीक है अतर साहब, आप कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जनरल साहब, आपका कमेंट आ गया। अतर आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे हुई कि इदारों के बारे में कोई बात नहीं करता। मसलसल इस प्रोग्राम में जब भी बात होती है, जिस वक्त से डिस्कशन शुरू हुई है, मसलसल इदारों के ऊपर तनकीद भी हो रही है। तो हर किसी को इजाजत है वो तनकीद करे। तनकीद और नफरत में फर्क है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने ये सीखा कि वजारत खारजा और वजारत दिफा किस तरह चलती है। नून लीग की हुकूमत में तो कितने अरसा तो वजीर खारजा ही नहीं लगाया गया, और जो वजीर दिफा था वो दुबई में भी नौकरी कर रहा था। उन्होंने बस यही सीखा। टू बी ऑनेस्ट, ये क्या सीखा होगा उनसे कि वो आगे आके पूरा मुल्क चलाएंगे। और एनीवे, ये अलमिया है हमारा, और यही 2 लीडर हैं बहुत सारे लोगों की नजर में, जिनकी नजर में वो लीडर हैं, उनको मुबारक हो। कौम तो ये नहीं मान रही है, और आलिया इंतखाबी नताइज भी आपके सामने ही है। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब जल्दी से कमेंट कर दें, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है।
पर वो कौन कहाँ नौकरी कर रहा था ये भी तो सबको पता है। इस वक्त हमारे कितने वजीर और कितने अहम लोगों पे ओहदों पे बैठे लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और किस किस मुल्क के नेशनल हैं, वो लिस्ट भी ज़रा निकलवा दें कि जो हमारे मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं, उनके पास किस किस मुल्क का मेरा मतलब है नेशनैलिटी मौजूद है। ठीक है, ठीक है, आप सबका कमेंट आ गया। नाजरीन, हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक आएंगे और फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, रहन सहन के अखराजात में पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने कॉस्ट ऑफ लिविंग पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। रिपोर्ट के लिए रिहाइश, नकल व हमल के किराए और कुव्वत खरीद को शामिल किया गया है। हमारा सवाल यह है कि रहन सहन अखराजात पाकिस्तान दुनिया भर में सस्ता तरीन मुल्क करार, क्या तबसरा करेंगे इस पर आप डॉक्टर नाजिर महमूद साहब? भाई मुझे तो लतीफ़ा लग रहा है ये कि कैसे ये निकाला है। बहरहाल मुमकिन है, क्योंकि वैसे ये बात तो एक हकीकत है कि अगर आप इसको बहुत से दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ सस्ती भी नज़र आती हैं, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वहाँ हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, फीकस आमदनी है, वो हमारी कहाँ पर खड़ी हुई है। ये जो सर्वे आया है इसमें पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आसपास जो दो ममालिक हैं वो एक अफ़गानिस्तान है और एक भारत है, और इन तीनों ममालिक में आप देख लें बेशक चीज़ें सस्ती हों लेकिन यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना गिरा हुआ है। यानी आप देखें, अब आप जहाँ कहीं सड़क पे निकलें तो आप जूते पे पॉलिश करवा लेते हैं, इतने सस्ते ये कि नॉर्वे या स्वीडन जो कि टॉप के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये मुमकिन ही नहीं है। जापान चले जाएँ वहाँ ये मुमकिन नहीं है। तो जब हम ये सस्ताई की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम है। इसको किसी तरह भी हम एक खुशकुन जो है वो इंडिकेटर करार नहीं दे सकते कि अगर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ चीज़ें बेशक मगरिब के मुकाबले में सस्ती हों, लेकिन यहाँ पर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। इन्फ्लेशन अफरात ज़र मुसलसल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और गुर्बत की लाइन जो है उससे हमारे लोग मज़ीद नीचे चलते चले जा रहे हैं, और जो तफावत है अमीर और गरीब का वो भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। ये कोई पैमाना नहीं है कि जिससे हम खुश हों और हम ये कहें कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। अगर सस्ता मुल्क है उसके साथ साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़नी चाहिए। ठीक, अतर साहब आप क्या कहेंगे? देखें, जब यहाँ पे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान इस तरह की ट्वीट करते हैं कि कौम को मुबारक हो, 15 रुपए की समरी आई थी और सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए गए। तो देखिए ये चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है पेपर के ऊपर कि जी पाकिस्तान बड़ा सस्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ पे कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे एक मुतवसत तबका जो है ना कि लोग हैं वो भी साल में 2 दफा गोश्त नहीं खा सकते। तो इस तरह की रिपोर्ट सामने ला के ना ये आप अवाम की इंटेलिजेंस की तौहीन करते हैं, उनकी जहानत की तौहीन करते हैं। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है समटाइम, ठीक है आप इसको तशहीर पे शक करें, लेकिन जो यहाँ पे मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, जो गोली 90 रुपए की मिलती थी अब वो 300 रुपए की मिलती है। तो आप यहाँ पे लोग डॉलर्स में तो नहीं कमा रहे ना, यहाँ पे पाउंड्स में भी नहीं कमा रहे, यहाँ पे लोग पैसों में कमा रहे। तो महंगाई है, इश्यूज हैं, इस तरह की चीजें आप आए सामने, ठीक है अपने मुल्क का मुस्बत चेहरा भी सामने दिखाना चाहिए, अपनी हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन अवाम की जहानत की तौहीन नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करके ना अवाम की जहानत की तौहीन की जाती है। मुल्क में जो हालात हैं वो सबके सामने, बिजली कितनी महंगी है, बाकी चीजों की क्या सूरत हाल है, तो हुकूमत को इस पे बगलें नहीं बजानी चाहिए, बल्कि जो रियलिटी है ना उसको मद्देनजर रखना चाहिए। और इस किस्म की जो स्पिन है, पॉजिटिव स्पिन, उसकी भी कोई हद होती है ना। बिल्कुल ही आप तो शेन वॉर्न से भी आगे निकल गए, इतनी भी ज्यादा स्पिन नहीं करनी चाहिए। जनरल साहब क्या कहेंगे? आवाज नहीं पहुंची। ठीक है, गालिबन जनरल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? जी जी, हेलो जी, आ रही आवाज आपके लिए? देखिए ये सारा किस्सा है कुव्वत खरीद का, कीमतों की रिलेशनशिप है आपकी कुव्वत खरीद से। अगर आमदन कम है और कीमतें बेशक सस्ती हों, लेकिन अगर इतनी कम है कि आप खरीद ही नहीं सकते तो वो महंगाई लगेगी। असल चीज तो ये है कि आदमी उस चीज तक पहुंच सके, उसकी रसाई हो, उसकी जेब में इतने पैसे हो। अगर आमदन नहीं है तो वो वहां तक उसको महंगी लगेगी वो चीज, क्योंकि वो खरीद नहीं सक रहा। तो इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो जब ये सूरत हाल देखती हैं कि लोगों की आमदन ज्यादा नहीं है
तो वो सब्सिडीज दी है, खासतौर पे ये जो आम इस्तेमाल की चीजें, खाने पीने की चीजें, यह सब्सिडीज बंद हो गई। सब्सिडीज के ऊपर बल्कि IMF ने पाबंदी लगा दी थी। और फिर वैसे भी मेरा ख्याल है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी सख्त नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सब्सिडीज दें। गंदम वगैरह में थोड़ी बहुत ये दे रहे हैं, क्योंकि उसकी गंदम की कीमत खरीद जो वो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है और फिर आगे फरोख्त कम कीमत पे करती है। तो ये एक इशू है कि चूंकि हमारे यहाँ वैसे गुर्बत है, लिहाजा चीजें अगर कुछ सस्ती भी हों तो गरीब आदमी को वो महंगी नजर आती, महंगी लगती। ऑडियो का इशू है, ऑडियो का इशू है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? जरा हुकूमत ये भी बता देती कि पाकिस्तान फी का आमदनी में कहाँ खड़ा है दुनिया में, तो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। कि मेरा मतलब है कि अगर ये हो कि हम 154वें नंबर पर हैं फ़ी का आमदनी में, तो फिर कैसे सस्ता तरीन मुल्क हुआ। अगर पूरी दुनिया में हमारे लोगों की आमदन सबसे कम है और हमारे यहाँ फ़ी का आमदनी दुनिया में हम 154वें मुल्क में हों, खड़े हों, दर्जे पे खड़े हों, तो उसके बाद हम अपनी कीमतों को दुनिया से सस्ती करार देते हैं। भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है। कोविड में बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है। आप कही जाए हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों ने डाउन साइजिंग की है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है, होटल इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है, एयरलाइन इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है। इन सब की जॉब पाकिस्तान में बेरोज़गार हुए हैं लोग। ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस पूरा ख़त्म हो गया है, टूरिज़म ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे जो बातें हैं, जो सही कहा उन्होंने कि अवाम की जहानत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मौजूदा दौर हुकूमत में जिस तरह चीज़ों की कीमतों में बेलाग इजाफा हुआ है, जिसमें हुकूमत की कोई रेट नज़र नहीं आई है। वैसे तो हुकूमत के रेट कहीं कुछ नज़र नहीं आई है, लेकिन ये कीमतों के ऊपर भी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कुछ चीज़ों की तो ऐसे कीमतें बढ़ी हैं जिसका कोई जवाब भी नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोविड आया तो डब्बे के दूध की कीमत 100 रुपये थी। लोगों ने खुला दूध लेना कम कर दिया क्योंकि कोविड के डर से, तो डब्बे का दूध ही 150 रुपये हो गया। तो इसलिए ये हुकूमत जो है ये अपने ATMs को नवाजने के चक्कर में आवाम का खून चूस रही है। ठीक है, जुनैरा आप क्या कहेंगी? देखिए, इस तरह के सर्वेज और रिपोर्ट्स को यूज़ करना टू योर एडवांटेज, मेरा नहीं ख्याल अब लोग इतने बेवकूफ़ रह गए हैं। बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू योर सर्वाइवल, और आपके किचन की बात हो रही हो तो सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती की है वो इन्होंने अपनी PR कैंपेन ऐसे चलाई हुई है जिस तरह पाकिस्तान में कोई रेवोल्यूशन आ रही है, कोई ग्रीन इंडस्ट्रियल कोई रेवोल्यूशन आ गई है यहाँ पे। मैं नाम लिए बगैर कहूँगी, कुछ सोशल वेबसाइट्स पे इस तरह के इदारे हैं जो रोज़ ऐसी ऐसी खबरें पब्लिश करते हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाकई मतलब जा रहा है, कोई फर्स्ट 5 P5 में जा रहा है। तो इस प्रोपेगेंडे का इनको नुकसान होगा। इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिनाइल। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ ऑप्टिक्स को ठीक रख के, पीछे से चीज़ें शैलो रख के आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा असूल है। एक तो कंपैरिजन देख लें आप इस रिपोर्ट का। अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ वॉर टॉर्न इकॉनमी। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो नए स्टैट्स आ रहे हैं, जो पॉवर्टी है, लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, आप उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं विद पाकिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान आपको तब सस्ता लगता है जब आप बाहर रहते हो। बाहर पाउंड्स में चीज़ें बहुत महंगी हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ आके आपको रुपए में बहुत सस्ती मिल रही होती हैं। कुछ इंडिजिनस चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती मिल जाती हैं। बट मिडिल क्लास अगर क्रैश कर गई है और आपने ले ऑफ्स किए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है मैसिव लेवल पे, और उसके बाद उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो इसको आप कैसे अपने इंटरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इतालाने के बाद।